हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के भाग दूसरे को पढ़ेंगे। इसमें हम शीत युद्ध के दायरे, गुटनिरपेक्षता, नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और भारत की क्या स्थिति थी गुट शीत युद्ध के दौरान उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और दोनों देशों के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण संधियाँ वहाँ इनको भी अंत में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो इससे पहले हमने वीडियो में क्या कहते हैं और इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी, जैसे दुर्व्यवहार आरंभ क्या है, शीत युद्ध क्या है और क्या कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो इसके बाद हम आज की वीडियो में शीत युद्ध के दायरे को पढ़ेंगे। जो शीत युद्ध के दायरे क्या है, तो दायरे के जो मीन सब पढ़ते हैं, दायरा कहते किसे है, तो क्या था, एक अंत होता है, एक दायरा होता है। ठीक है, जिसके आगे हम नहीं बढ़ते। जैसे शीत युद्ध के दौरान हुआ था तो दोनों महाशक्तियों की दायरे होती थी। दायरे क्या होता था, तो उनका एक अंतिम बिंदु होता था, मतलब यहाँ तक तो पहुँचेंगे, इसके बाद आगे नहीं होता। तो एक अंत था, दायरा होता था। जैसे हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं उसका अंतिम दायरा कौन सा है, उस तरह का। तो वैसे शीत युद्ध जो थे दायरे कई थे। जैसे 1950-19 के संकट में, कोरिया संकट में देखा गया, उसका दायरा क्या था, तो दोनों युद्ध करने आई पर अंततः रुक गई। दायरा में क्या है, दायरा में जो हमारा अर्थ आता है, दायरा एक ही है, वो बिल्कुल एट लिस्ट पॉइंट होता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है, जिसे हम दायरा कहते हैं। दायरे के अंदर ही ये युद्ध हुआ, तो इसे हम शीत युद्ध दायरा कहते हैं। ठीक है। 1960 के दशक में दोनों जो दायरे हुए, युद्ध हुए, इनके बीच में क्या हुआ था, इनके बीच में इनको एक वो बना, इनके बीच में संधियाँ हुई। जैसे लड़ाई होने वाली थी, क्या होती थी, इनके बीच में संधि हो जाती थी। तो इनके बीच में संधि कौन कौन थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रेक्षपात परिशमन संधि। मतलब क्या होता है, इन दोनों महाशक्तियों ने क्या कहते हैं, परमाणु के यूज और उसके निर्माण पर क्या किया, तो थोड़ा प्रतिबंध लगाया। ठीक है। दायरे में जब भी दोनों महाशक्ति युद्ध के लिए आती थी, परंतु क्या होती थी, संधियों के बाद वो रुक जाती थी एक स्टेप के बाद। ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर का जो अगला आता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, ठीक है, तो वो है गुटनिरपेक्षता। ठीक है। गुटनिरपेक्ष क्या है या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, इस चैप्टर का जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किस लिए था, तो पहले था दो जो महाशक्तियाँ थी उनमें सारे देश मिल रहे थे, पर जो नवनिर्मित देश थे, जो अभी अभी आज़ादी हुए थे ब्रिटेन से, क्या कहते हैं, इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन से छूटे थे अभी, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्हें थक था कि इतने सालों तक तो वो क्या कहते हैं अंदर में रहे, और दोबारा वो किसी में मिल जाए और कोई जीत जाएगी युद्ध के बाद, तो उसके अंदर में रहना पड़ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दोनों महाशक्तियों में से एक तो सोवियत संघ हार जाती है, अमेरिका आ जाता है। सोवियत संघ में जो हारे हुए जो सोवियत संघ हार गई, उसके अंदर जो सम्मिलित देश है उसके ऊपर क्या हुआ था, तो अमेरिका उस पर अपना आधिपत्य कर सकता था। लोगों को ऐसा लग रहा था, तो क्या करते थे, जो नए देश निकले जो देश थे, उन्होंने क्या किया, तो एक तीसरा गुट बनाया। उन्होंने तीसरा गुट कौन सा बनाया, तो बनाया गुटनिरपेक्षता। तो अब गुटनिरपेक्षता को आगे पढ़ेंगे। तो जो गुटनिरपेक्षता में जो देश थे, वो 5 देश नए नए कौन से थे, तो युगोस्लाविया, भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया। ठीक है। तो मतलब ये 5 देश थे, इसमें से कुछ एक भारत है, ठीक है, एशिया के देश है, तो बाकी क्या है, अफ्रीका के देश है। दोनों जो मैं समानता क्या होता है, दोनों काफ़ी जो पाँचों देशों काफ़ी पिछड़े हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अपने भारत होते हैं प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है। भारत के जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जोसेफ राव टीटो होते हैं, ये मिलकर संस्थापक करते हैं। 3 देश और भी हैं इस संस्थापक में मिलते हैं। तो जो 5 देशों में, पहला देश युगोस्लाविया के जो नेता थे वो जोसेफ राज टीटो। ठीक है। उसके बाद भारत के जो नेता थे वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उनके बाद मिस्र के गमाल अब्दुल नाजीर, उसके बाद घाना के वामे नक्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्णोदय, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहाँ पर स्थापित हुई, 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इस पे सिग्नेचर किया गया, इसको बना दिया गया, स्थापना कर दी गई गुटनिरपेक्षता की। कहाँ पर, तो युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। कभी भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुटनिरपेक्षता का जो है अर्थ क्या निकलता है, मतलब क्या। तो गुटनिरपेक्षता के अर्थ को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो क्या है, पृथकतावाद और तटस्थतावाद से किस प्रकार अलग है। कि जो कई सारे लोग हैं, कई बच्चे समझ लेते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता है वो पृथकतावाद और तटस्थतावाद में से एक है। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, तो पृथकतावाद और तटस्थतावाद। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है क्या, गुटनिरपेक्षता किस प्रकार से पृथकतावाद और तटस्थतावाद से अलग है, 3 नंबर के में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं पृथकतावाद, जब हम पृथकतावाद को पढ़ते हैं, पृथकतावाद होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना। जो क्या कहते हैं, अमेरिका ने 1787 से लेकर 1917 तक रखा। तो इसका मतलब क्या बताया गया है, जो पृथक बिल्कुल अपने आप को अलग करके रखना, अलग मतलब काट के रखना, मतलब दुनिया कुछ भी जाए, दुनिया बाढ़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उस तरह से रखना। ठीक है। उसके बाद तटस्थतावाद। तटस्थतावाद क्या होता है, तटस्थ अलग रहते हैं, वो क्या है, तो अलग रहते हैं, उसमें शामिल नहीं होती। इस नीति को जो क्या होता है, तो इस नीति में युद्ध का सोचना जो गलत है ये सही है, इस पर हम कोई राय नहीं देते। ठीक है। या इसकी समाप्त करने की कोशिश भी नहीं करता, मत तटस्थ यानी अलग है, इसे अपना
ठीक है। और जो गुटनिरपेक्षता दोनों से अलग है। दोनों से अलग मतलब क्या है, तो क्या है, इसमें जो सम्मिलित देश होते हैं वो युद्ध में भाग तो नहीं लेते, बल्कि युद्ध को जो है वो खत्म करने के बारे में सोचते हैं, युद्ध सही, ठीक है, युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के दौरान किया। एक प्रकार से वो मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब लोग मन में आता है गुटनिरपेक्षता का, जब भी मैंने बताया किसी संगठन को बनता है तो उसका उद्देश्य होता है, ये कभी भी अपने पूछ लेता कि गुटनिरपेक्षता को बनाने का उद्देश्य क्या था नेताओं का, तो गुटनिरपेक्षता को बनाने का उद्देश्य था शीत युद्ध की राजनीति को त्याग करना, मतलब जो शीत युद्ध की राजनीति चल रही थी, मतलब दोनों देश आपस में मिला रहे थे, इसको त्याग करना। एक नया सैन्य गठबंधन, सामान्य दूरी बनाए, जो सैन्य गठबंधन बनाए गए थे, सीटों नहीं क्या कहते सॉरी नाटो और वार्सा पैक्ट, इन दोनों से अलग रहना और अपनी अलग पहचान बनाना। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध। अब साम्राज्यवाद क्या होता है, अगर किसी भी साम्राज्य होती है उसको साम्राज्यवाद या उपनिवेश करके उसके अपने में मिला लिया जाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मानवाधिकार की रक्षा। क्या अगर किसी देश में मिल जाएंगे तो उनके क्या कहते हैं अधिकार नहीं रह पाएंगे, समूह में चलना पड़ेगा, उनके मानवाधिकार नहीं रह पाएंगे। रंगभेद की नीति का विरोध। रंगभेद क्या था, जितने भी जो दक्षिण अफ्रीका के जो अविकसित देश थे या विकासशील देश थे उनको क्या था, उनके में रंगभेद चल रहा था, ठीक है, तो उसकी नीति का विरोध करने के लिए, ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण, तो क्या वो स्वतंत्र रहना चाहता, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, अगर वो किसी के अंदर चले जाते तो उनके अंदर उनको रह के काम करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद गुटनिरपेक्ष जो है उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, मतलब जो लोग ये कहते हैं, जो ये कहते हैं ये तो बहुत पहले खत्म हो गया, मतलब गुटनिरपेक्षता जब 1991 में खत्म हो गई, सॉरी जब शीत युद्ध जो है 1991 में खत्म हो गई, तो गुटनिरपेक्षता का अब यूज़ क्या है, अब इसका क्या फ़ायदा इस संगठन को रखिए, क्योंकि वो तो क्या था, ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं मूल मुद्दा, तो दोनों महाशक्तियों समान दूरी बनाए रखना, तो अब इसका क्या कहते हैं जरूरी क्यों है। तो इसलिए जब इसको हम डीप में पढ़ते हैं नोट से क्या है, इस आंदोलन का उद्देश्य था हितों की रक्षा करना, देशों की हितों का रक्षा करना। हम भूलवश इसको शीत युद्ध के से जोड़कर देखते हैं, इसकी आवश्यकता सदैव रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, मतलब क्या है, तो इसकी जरूरत हमेशा रहेगी क्योंकि कभी ना कभी मुद्दे चेंज होते रहते हैं, जैसे आज के समय में क्या है तो आतंकवाद, ठीक है, भूताप जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, ओजोन क्षेत्र फट रहा है, तो ये मुद्दे चेंज होते रहते हैं, मुद्दों से लड़ते रहते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये आंदोलन अप्रासंगिक लगता है, मतलब सैद्धांतिक रूप से क्या लगता है, ये तो आंदोलन में प्रासंगिक लगता है कि अब तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन निम्नलिखित मुद्दों के कारण ये अभी भी प्रासंगिक है। लेकिन जो ये मुद्दे हैं इनके कारण अभी प्रासंगिक, मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैसे मैंने बोला, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, इन मुद्दों में विश्व में गुटबाजी की वजह से कई जगह संघर्ष, यानी मध्य पूर्वी खाड़ी देश अफगानिस्तान में समृद्ध, मतलब कहीं देशों में गुटबाजी हो रही है, उसके लिए भी ये शरणार्थी समस्या क्या, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग प्रवास कर रहे हैं, तो ये शरणार्थी बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी देश इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जो चौथा है वो क्या है, एशिया प्रांत, शक्ति क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति, ठीक है, जब इसको हम समझते हैं तो एशिया प्रांत में क्या है, तो कहीं कहीं गुट है, जैसे शक्ति है वो हो गई चाइना हो गई या इंडिया हो गई, तो क्या अगर एशिया चाइना से अगर पावरफुल आ जाती है तो क्या कहते हैं जो गुटनिरपेक्ष देश है वो संतुलन बनाए रखते हैं। आतंकवाद का मुद्दा हो गया, आतंकवाद के लिए क्या होगा, तो पूरी जो एक गुटनिरपेक्ष में शामिल देश होगा आपस में मिल के लड़ेंगे, ठीक है। साइबर हमले और अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा, ठीक है। साइबर हमले में क्या होता है, जो आजकल देखते हो जो अटैक होने साइबर अटैक होने लग गए हैं, ठीक है, डिटेल चोरी कर लिए जाते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रयोग, मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा क्या है, जो वो यान वान भेजा उसके लिए प्रतिस्पर्धा और इसमें भी गुटनिरपेक्ष देश क्या करेंगे, उन्हें नीति में ऋण जाल की रणनीति, तो क्या है, लोग क्या करते हैं, दूसरे देश भी छोटे देशों पर ऋण जाल बनाए रखते हैं जिससे वो कभी जब उससे उपनिवेश स्थापित कर रखें। जब साम्राज्यवाद और उपनिवेश जो पीछे आया, जब उसका साम्राज्यवाद कहते हैं तो उस पर जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने ऊपर बना ले तो उसे साम्राज्यवाद कहता है। उपनिवेशवाद क्या होता है, तो आर्थिक तौर से बनाते हैं, तो क्या होता है कोई भी देश जैसे अपने ऊपर जो इंग्लैंड था वो क्या था, तो अपने देश पे पहले उपनिवेशवाद था, उसके बाद वो क्या होगा, तो अपने ऊपर साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया, ठीक है। तो उपनिवेश साम्राज्यवाद का अर्थ भी आप समझ गए, ठीक है। जब आगे पढ़ते हो तो आगे कहता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो क्या होगा, जो ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है चल रहा था, तो क्या देखा जाता, जो छोटे देश थे वो अविकसित थे, वो बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, वो नए नए आज़ाद हुए थे, जैसे भारत हो गए, दक्षिण अफ्रीका देश हुआ भी आज़ाद हुए थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पीछे रह गए थे। इनके लिए क्या हुआ, तो व्यापार एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट अकाउंटेड, ठीक है, जो ये याद है, व्यापार और विकास से संबंधित क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, प्रस्तुत किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, 1972 में। इसमें बताया कि छोटे देशों को हम कैसे क्या कहते हैं एक अच्छी स्थिति दे सकते हैं, तो छोटे देश कैसे आगे आ सकते हैं, नई ट्रेड पॉलिसी क्या बनाई गई,
ठीक है, मतलब जो छोटे देशों को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, एक नया रास्ता उनके लिए दिया ना, टुवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो एक नया रास्ता दिया गया छोटे देशों के विकसित होने के लिए। तो इसमें क्या है, तो अल्पविकसित देशों ने क्या बताएगा उसमें, तो अल्पविकसित देशों को क्या था, अपने प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ नहीं पता था। ठीक है, उसको क्या कहते, तो बड़े विकसित देश उससे खरीद के आप खुद बड़े स्तर पे यूज़ किया करती थी। ठीक है, हमारे पास मशीनरी नहीं थी, हमें यूज़ नहीं पता था। इस हम पहले जैसे टाइम में देखते हैं, हमारे पास क्या था, जो हमारे जब इंडिया कंट्रोल में थी, क्या करते थे अंग्रेज, हमारा सामान, हमारा कच्चा माल हमसे लेके मैन्युफैक्चर करके और हम ही को वापस भेज देती थी। तो कुछ ऐसे क्या है, तो हमें अपने उसका यूज़ नहीं पता था, तो हम क्या करें, तो क्या बताया गया, टुवर्ड्स न्यूट्रल उसके प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण होगा, उनके पास क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का यूज होगा, उनका अच्छा यूज बताया जाएगा। ठीक है, मालिकाना हक क्या होगा, तो अल्पविकसित देशों का ही होगा, जो उनका देश का है। कोई बड़ी जो महाशक्ति उसे उठा के नहीं ले जा सकती, या कोई भी देश नहीं ले जा सकता। तो क्या है, अल्पविकसित देशों को पश्चिमी बाजार तक पहुंच होगी, जो पश्चिमी बाजार है, विकसित बाजार है, वहां तक जो है अल्पविकसित देश है उनकी पहुंच होगी। वहां पर जाकर अपना कच्चा माल या सामान बेच सकेंगे, जिससे क्या होगा, तो उन्हें जो है उनके पास अपना पैसा होगा, यानी अपना पैसा आएगा, पूंजी आएगी, विदेशी पूंजी आएगी, तो व्यापार बढ़ेगा, उनके लिए फंड आएगा, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है, इसका तीसरा पॉइंट जो क्या, तो अल्पविकसित देशों द्वारा पश्चिम से मंगाई जाने प्रौद्योगिकी की लागत में कमी होती है। पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी मंगा रहे हैं, कोई मशीनरी मंगा रहे हैं, इस पर क्या होगी, तो थोड़ी इनको बचत दी जाएगी, यानी क्या है, लागत कम की जाएगी इनको, उतना जो जो रेट होगा उतना ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, सस्ता करके दिया जाएगा। देशों को क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं से जोड़ना, मतलब क्या है, छोटे देश है जो अभी नए नए देश हुए हैं, जो निकले हैं, उनको क्या है, तो उनको जो आर्थिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय IMF हो गया, ठीक है, जो ऋण दे रही है देशों को, उनके अंदर इनको जोड़ना चाहिए। ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना इनके में शामिल हुआ गया। अब ठीक है, जो चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जो भारत से रिलेटेड होगा, इस बुक में जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अंत में क्या होगा, तो भारत का उनसे रिलेशन दिया जाएगा उन टॉपिक से। ठीक है, तो जो पहला जो भारत का शीत युद्ध, ठीक है, भारत का शीत युद्ध के दौरान क्या स्थिति थी, अब हमें ये पढ़ना है। हमेशा पेपर में 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 6 या 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भारत का शीत युद्ध के दौरान क्या स्थिति थी, और ठीक है, पक्ष या विपक्ष में क्या कहे गए। तो भारत के शीत युद्ध के दौरान जो पक्ष में था, 2 मुद्दे थे जो क्या था, भारत के पास थी। तो क्या था, गुटनिरपेक्षता के कारण क्या हुआ, तो भारत ऐसे निर्णय लेने में सक्षम था जिसका पक्ष सिद्धता हो, ना कि महाशक्ति हो। तो भारत के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो खुद के निर्णय ले सकता था, जिससे किसी और को प्रॉफिट, महाशक्ति को प्रॉफिट नहीं, वो खुद के लिए भी निर्णय ले सकता था, पावरफुल वो था। ठीक है, दूसरा पॉइंट था, भारत सदैव ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई महाशक्ति भारत के विरोध में जाती, दूसरी महाशक्ति उसके पक्ष में आ सकती थी। ठीक है, तो क्या था, अगर कोई महाशक्ति भारत के पक्ष में, भारत के विपक्ष में जाती थी, तो दूसरी महाशक्ति उसके पक्ष में आ जाती थी। उसने ऐसे सोल्यूशन बना रखे थे, किसी से तोड़े नहीं थे, वो दोनों से अलग थी। अगर मान लो, अगर जो अमेरिका है वो भारत से दुश्मनी लेता है किसी प्रकार की, भारत से उसको बैर हो जाता है, तो क्या करेगा, उसे सोवियत संघ अपने में ले लेगा, सोवियत संघ से दुश्मनी हुई तो भारत अपने में ले लेगा। ये भारत के पास 2 पॉजिटिव चीज़ें थी। बट तो इसके विपक्ष में कहा जाता है, तो विपक्ष में क्या कहा जाता है, तो जो आलोचकों के तर्क देते हैं कि जो क्या है, भारत जो है हमेशा जो है सिद्धांतविहीन था। वो गुटनिरपेक्षता क्या था, वो सिद्धांतविहीन था। सिद्धांतविहीन क्या था, जब उसने बोला कि किसी गुट में नहीं मिलना है, तो उसने क्या किया, तो राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर प्राय महत्वपूर्ण मामलों से सुनिश्चित पक्ष लेता रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, वो सिद्धांतविहीन है, उसने बोला कि मिलेंगे, निर्णय लेंगे, पर वो क्या होता, हमेशा जो इंपॉर्टेंट निर्णय लेने से बचता रहा। ठीक है, सुरक्षित पक्ष नहीं ले सका, हमेशा तक बीच में जाता था, क्लियर वे नहीं था, ऐसा कहा गया। ठीक है, दूसरा तर्क क्या दिया गया, तो आलोचक दूसरा तर्क क्या दिया गया, भारत की स्थिति विरोधाभास रही। ठीक है, भारत की स्थिति विरोधाभास रही क्योंकि दूसरे को रोकने वाले ने 1971 में, मतलब दूसरे देशों को रोकने की, दूसरे बोला दूसरे देश नाम ले लो, किसी भी गुट में नाम ले लो, ना तो सोवियत संघ में मिलो, ना ही अमेरिका में मिलो, परंतु 1971 में क्या हुआ, तो 1971 के अगस्त में उसने क्या किया, तो सोवियत संघ के जो था एक मित्र प्रस्ताव पर उसने सिग्नेचर किया। पर्यवेक्षकों ने सोवियत संघ से मिलना माना, परंतु भारत का कुछ और था। ठीक है, आपसी पर हस्ताक्षर किया, क्या कहा, दूसरे लोगों जो थे उन्होंने मिलना माना कि उन्होंने फ्रेंडशिप पे उन्होंने सिग्नेचर किया कि इसमें मिल गया, पर भारत का पर्यवेक्षक कुछ और था। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, वो है इन दोनों देशों में महत्वपूर्ण संधियाँ क्या हुई। तो इन देशों में महत्वपूर्ण संधियाँ, ठीक है, कोई संधियाँ हो, युद्ध जहाँ होता था वहाँ पे संधियाँ बनती थी, युद्ध होता नहीं था, युद्ध एक निश्चित स्तर तक होता, दायरे तक होता था, बीच में जाकर रुक जाता था, तो वहाँ पे इन्होंने क्या होता था, संधियाँ करती थी। तो संधियाँ में इंपॉर्टेंट संधियाँ क्या होती थी, उस सीमित परमाणु पक्ष में संधि थी, परमाणु अप्रसार संधि थी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता था, और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि थी। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बातचीत है जो इनके बीच में हुई। इसी के साथ जो अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।